आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 4 जिसका नाम प्रोजेक्ट अप्रेजल है ये करने जा रहे हैं। और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8617 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। तो वो स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले क्या है, नंबर 1, know and discuss orally as well as in written the concept, need, functions and components of project appraisals. नंबर सेकेंड क्या है, appreciate the appraisal in writing what is a project and what are the computational techniques. नंबर थर्ड है, discuss and review in written the various aspects of project appraisals. नंबर 4 पे हमारे पास है appraisals are find out the various strong and weak points of educational projects. फिर हमारे पास है नंबर 5 solve and compute various problems such as given at the end of the unit. आगे हम चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या है, appraisals has been a source of confusion एंड डिफ़िकल्ट फॉर प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट। बहुत मुश्किल है था ये प्रोजेक्ट्स पास्ट में। ऑडिट्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट बजट स्कीम हैव हाईलाइटेड कंसर्न अबाउट द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल सिस्टम इंक्लूड। इसमें क्या आता है, नंबर 1 मैकेनिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम, नंबर सेकेंड पे आ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर हमारे पास है आ लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द स्टेजेस ऑफ अप्रेजल एंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्टेजेस। नंबर 4 पे हमारे पास है आ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अबाउट कैरीड आउट द अप्रेजल। नंबर फिर हमारे पास है इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑडियंस और inspectors aren't impressed with the quality of appraisals and are specifically found with problem like number 1 कौन से problem like हो सकते हैं, individual appraisals which do not cover the necessary information or provide only a superficial analysis of the projects. फिर हमारे पास नंबर सेकेंड है particularly problems in detail in deals with risks ऑप्शंस एंड वैल्यू फॉर मनी। फिर हमारे पास है अप्रेजल्स विच आर कंसर्न टू ऑनरस बॉर्डर सम फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। फिर नंबर 4 पे हमारे पास है रश्ड अप्रेजल्स। आगे हमारे पास शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स ये चैप्टर। इसमें क्या है, नंबर 1 के नीड फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल्स, क्या ज़रूरत है प्रोजेक्ट अप्रेजल्स की। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेजल्स हेल्प प्रोजेक्ट इनिशिएटर्स एंड डिज़ाइनर्स टू नंबर 1 के बी कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट इन चूजिंग प्रोजेक्ट्स। फिर नंबर सेकंड पे क्या कि प्रोजेक्ट्स को चुनना जो है ये जो है कंसर्न इसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर है नंबर सेकंड मेक श्योर देयर projects benefit all sectors of the components including those from ethnic groups which have been left out in the past। जो कि left out in the past उनके ऑल उनके सेक्टर्स और उनके कम्युनिकेशन और कम्युनिटी को जो है उनके एथिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है जो उन्होंने वो पहले वो पास्ट प्रैक्टिसेस में कर रहे हो। फिर है नंबर 3 में प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन टू मीट फाइनेंशियल एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट्स एंड टू एक्सप्लेन डिसीजंस टू लोकल पीपल। डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए और ऑडिटिंग होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए जब कोई आप डिसीजन करने जाए लोकल पीपल के बारे में एक्सप्लेन करते हुए। आगे हमारे पास है 1.1 ये बैलेंस डेवलपमेंट। इसमें क्या गवर्नमेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑन द अदर हैंड दे हैव गॉट लेस रिसोर्स। जब उन गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने में चूँकि इनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी अचीव। उसमें जो उन्हें इकोनॉमिक और सोशल जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें भी अचीव करना पड़ते हैं, भी उन्हें परेशानी होती है। आगे क्या है 1.2 पे ये क्या है sectorial interdependency, ये क्या है the development objectives of the each of the sector of the economy has to be realized if the standards of life of the people has to be improved। यानी कि standard of life जो
जो इकोनॉमी है उसके ज़रिए लोगों का इम्प्रूव होता है। फिर है द अटेंडमेंट ऑफ द डेवलपमेंट टारगेट्स ऑफ एनी वन सेक्टर इज लिंक्ड अप विद डेवलपमेंट इन अ नंबर ऑफ अदर्स इफ नॉट ऑल सेक्टर्स, यानी कि अटेंडमेंट ऑफ द डेवलपमेंट जो टारगेट है सेक्टर का ये सबके साथ लिंक होता है और डेवलपमेंट होता है ईच नंबर ऑफ सेक्टर्स के विद द अदर सेक्टर्स। आगे जो है 1.3 है competing sectorial demands। इसमें क्या आते हैं, each sector of the economy needs resources and resource are scarce। देखिए रिसोर्सेज की इकोनॉमी में ज़रूरत हो रही है और रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्स यानी कि कम होते हैं। जस्ट टू इलस्ट्रेट द पिन पॉइंट डिमांड फॉर रिसोर्सेज रिसीव्ड इन द प्लानिंग कमीशन फॉर द एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिहाज से। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट इज बिकम ऑफ शॉर्टेज एंड इम्प्रॉपर इनइफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसमें इम्प्रॉपर और इनइफेक्टिव जो है रिसोर्सेज के हो जाते हैं। इन स्कार्स रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड लोकल सिस्टमेटिक method has to be used to convey cost and benefits of projects in different sectors and in different sectors of some sectors into a component compared to the unit। इसके हिसाब से जो है डिफरेंट सेक्टर और सब सेक्टर्स कंपोनेंट्स के हिसाब से प्रोजेक्ट को क्या लोकल और सिस्टमेटिक जो है वो इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए कॉस्ट और बेनिफिट्स उसके प्रोजेक्ट के देखने पड़ते हैं। फिर है द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट आर मनी मटेरियल एंड मैन। इसमें 3 M यूरोज होते हैं, जैसे मनी मटेरियल और मैन जो होते हैं, यानी कि रेवेन्यू होना चाहिए, मटेरियल चाहिए यानी कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और मैन यानी कि पीपल होने चाहिए। तो ये होता है। आगे 1.4 पे अप्रेजल जस्टिफाइड स्पेसिफिक मनी ऑन द प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या अप्रेजर्स आस्क फॉर फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट वेदर फंक्शन फाइंडिंग इट्स रिक्वायर्ड एंड वेदर अ प्रोजेक्ट ऑफर्ड गुड वैल्यूज़ फॉर द मनी। इसके लिए गुड वैल्यू ऑफ मनी जो है अप्रेजल के लिए, और क्वेश्चन जो है ये इसके लिए फंडिंग की भी ज़रूरत होती है। इट कैन गिव कॉन्फिडेंस दैट पब्लिक मनी इज़ बीइंग पुट टू द राइट यूज़, यानी कि इससे क्या होता है पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनकी मनी जो है पैसे जो है वो जो दे रहे हैं वो सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड हेल्प आइडेंटिफाई अदर फंड्स टू सपोर्ट अ प्रोजेक्ट, और उनका जो प्रोजेक्ट है वो सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। आगे कि गेटिंग इट राइट मे हेल्प आ कम्युनिटी मेक इट रिसोर्स गो फर्दर इन मीटिंग लोकल नीड्स। इससे क्या है जो लोकल पीपल है उनकी जो कम्युनिटी है उनकी रिसोर्स है उनकी जो है लोकल नीड है वो भी पूरी होती है। आगे से हम चलते ये अप्रेजल्स इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल है जो अप्रेजल्स है। इसमें क्या है, अप्रेजल इन्वॉल्व द कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डाटा, यानी इसमें वाइड रेंज ऑफ डाटा चाहिए होता है, जजमेंट चाहिए होती है एंड एजम्पशन चाहिए होती है, ऑल ऑफ विच नीड एडिक्वेट एविडेंस। इसके लिए एडिक्वेट एविडेंस भी चाहिए। दिस हेल्प इंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट द फंक्शन। इस जो प्रोजेक्ट है उसके फंड के लिए ये सिलेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं विल हेल्प पेरेंटरशिप अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर इट्स एरिया। इसके एरिया के हिसाब से पेरेंटरशिप जो है पार्टनरशिप जो है वो आपकी जो अचीव हो जाए उसके लिए हेल्प आउट होता है। नंबर 2 पे क्या है, आर डिलीवरेबल, ये इसके लिए डिलीवरेबल्स की भी ज़रूरत है। नंबर 3 पे क्या, इन्वॉल्व लोकल पीपल एंड टेक प्रॉपर अकाउंट ऑफ द नीड ऑफ पीपल फ्रॉम एथिकल एंड मॉरल एंड अदर माइनर ग्रुप्स। एथिकल हिसाब से और माइनर हिसाब से जो है इसकी जो है लोकल पीपल की ज़रूरत पड़ती है, उनको लेके। फिर आर नंबर 4 पे आर सस्टेनेबल, इनको सस्टेन करना पड़ता है। नंबर 5 पे हैव सस्टेनेबल वेज ऑफ मैनेजिंग रिस्क, इसके जरिए हम रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। आगे अप्रेजल्स ले द फाउंडेशन फॉर डिलीवरी, इसके क्या होता है फाउंडेशन के डिलीवरी के लिए ये एक बुनियाद रखती है। आगे क्या है, अप्रेजल्स हेल्प इंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स विल बी प्रॉपरली मैनेज बाय इंश्योरिंग। अप्रेजल्स जो है ये एक क्या इंश्योर करती है कि प्रॉपरली जो है हमारा प्रोजेक्ट ये मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाय इंश्योरिंग कि इस तरह से मुझे इसको अमली जामा पहनाते वो यूँ appropriate financial and monitoring systems are in place that there are contingency, यानी कि जो है अप्रोप्रिएट फंड्स हो आपके और मॉनिटरी सिस्टम्स हो जिसको जो है कंटिजेंसी जिसमें पीरियड हो प्लेस टू डील विद रिस्क
and setting milestones against which projects कैन बी जज, जिससे के लिए माइलस्टोन्स है प्रोजेक्ट के जज के, यानी कि माइलस्टोन आपका होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप कौन से किस हिस्से को पूरा करता गए और आखिर में अपने किस हिस्से तक पहुंच गए, तो इसके जो है उसको भी हम कहते हैं जज करने के लिए। आगे हमारे पास आ रहा है गेटिंग द सिस्टम राइट, सिस्टम को कैसे हम राइट कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट appraisal and developing is completed and project and partnerships needed systems which suit local circumstances and organization। इसमें क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के अप्रेजर्स और डिलीवर करने के कम्प्लेक्स सिस्टम के लिए पार्टनरशिप की भी ज़रूरत होती है, जिसमें नीड होती है सिस्टम की, और इसमें लोकल सर्कमस्टेंसेस को भी देखते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी देखते हैं। इसके बाद क्या है, गुड अप्रेजर सिस्टम शुड इंश्योर दैट गुड अप्रेजर्स में क्या होता है, प्रोजेक्ट अप्रेजर्स एंड अप्रेजल फंक्शंस आर सेपरेटेड। जो प्रोजेक्ट अप्रेजर एप्लीकेशन होते हैं उनको और जो अप्रेजल होते हैं और उनकी जो फंक्शंस होते हैं उनको जो है एक दूसरे से सेपरेट रखा जाता है। आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजर, जिसमें क्या है प्रोजेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस अप्रेजर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या होता है, द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इज इन प्रिंसिपल्स में वे टू एक्यूमुलेट कैपिटल assets that produce benefits over an extended period of time, since in such activity resources are used in expectation of the adequate in function it locally lead itself to properly planned financial and implementation। इसमें properly planned financial और implementation का जो इस्तेमाल किया जाता है। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स कुड बी क्लासिफाइड, कौन से हैं वो, टेक्निकल एस्पेक्ट, फिर क्या है इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, फिर क्या है कमर्शियल एस्पेक्ट, फिर क्या है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फिर क्या है इकोनॉमिक एस्पेक्ट और क्या है सोशल एस्पेक्ट। इनको स्टूडेंट्स से इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रोजेक्ट अप्रेजर। ये क्या है, कीपिंग इन व्यू वेरियस एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब अबाउट प्रोजेक्ट अप्रेजर इज अ practical view of assessment of availability of a project which involves the identification and management measurement of all relevant cost and benefits over the project life of प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट जो इस्तेमाल पूरी उसकी जितनी लाइफ है उस प्रोजेक्ट की, उसके लिए असेसमेंट की जाती है और उसकी प्रोजेक्ट को इन्वॉल्वमेंट आइडेंटिफिकेशन और उसकी मेजरमेंट और रेलिवेंट उसकी कितनी कॉस्ट आएगी और उसकी बेनिफिट्स को देखिए। इसमें आता है फॉलोइंग आर द 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोजेक्ट अप्रेजल। जो फॉलोइंग स्टेप्स है, नंबर 1 क्या है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कॉस्ट एंड बेनिफिट। नंबर 2 पे क्या है, मेजर्ड ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, मेजर्ड किया गया कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। फिर क्या है, द एफर्ट ऑफ टाइम इन इन्वेस्टमेंट, अप्रेज टाइम एंड इन्वेस्टमेंट को जो है अप्रेजर्स की जो है उनको इन्वेस्ट किया। नंबर 4 पे क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स, उसे भी देखा जाए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, नंबर 2 पे प्रोजेक्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें क्या है 2.1 में कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसमें क्या था, प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम सर्टन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिज़ाइन करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। इन अ ब्रॉडर सेंस प्रोजेक्ट्स कैन बी रिसीव टू एनी ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें जो है हम प्रोजेक्ट के लिए रिलेट करते ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी ब्रॉडर सेंस में देखते हैं। आज स्कूल may formulate a project for a section of its hockey, जैसे a hockey team, जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉकी टीम है उसके लिए जो एक सेक्शन बनाने प्रे करने के लिए प्रोजेक्ट भी बनाने, उसके लिए जो है एक पूरा फार्मूला जो है वो तैयार किया जाता है। आगे क्या है हमारे पास 2.2 पे कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये क्या है, प्रोजेक्ट एज अ conceived about must have the following components। इसमें नंबर 1 क्या है, propose an objective। Every proposal must include a statement of a purpose and objective। उसके लिए क्या होता है, एक statement of purpose होता है और एक objective होता है। This must emerge from an analysis of a current situation, identification the differences, यानी कि ऐसे डिफरेंसेस जितने भी होते हैं उनको इमर्ज किया जाता है और उसको एनालाइज करके उसका करंट सिचुएशन कैसे आइडेंटिफाई करके मसले का हल किया जाता है। आगे है प्रपोज्ड इंटरवेंशन। इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ deficiencies, the
project proposal advisors to indicate certain actions to correct the situation and problem. यानी इसमें क्या होता है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है, डिफरेंट डेफिशिएंसी निकालनी होती है प्रोजेक्ट की प्रपोजल में जो हमने एडवाइस की थी, और इसमें से निकालना होता है कि सर्टेन एक्शंस को हमने करेक्ट करना होता है जो हमसे गलतियाँ हो गई थी उनकी, और जो सिचुएशंस में नहीं इस्तेमाल होनी, और सिचुएशन को देखते हुए आगे क्या है नंबर 3 ये बेसिक कंसेप्ट्स एंड कंप्यूटेशंस टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल्स। ये क्या होते हैं नंबर 1 पे 3.1 पे बेसिक कंसेप्ट क्या है, द बेसिक पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल इज टू असेस द डिसीजन मेकर्स इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि इन्वेस्ट करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर द preliminary consideration in an investment decision is to like क्या है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न के में हम देंगे कितने, फेंकेंगे कितना और हमें मिलेगा कितना, इसको को डिसीजन मेकर्स को है अपने मद्देनज़र रखना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेते हुए। फिर द बेसिक टेक्निक्स ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल्स इज़ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टू कंपेयर इट विद द प्रिविलेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन अदर प्रोजेक्ट। उसमें क्या है सबसे बड़ी टेक्निक्स हमें देखनी होती है, प्रोजेक्ट के हिसाब से डिटरमिन करते हैं रेट ऑफ रिटर्न को और प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट से, प्रीवियस जो प्रोजेक्ट हुए और रिटर्न हमें कितना मिलेगा उन अदर प्रोजेक्ट से हम देख के फिर आगे जो है अपना नतीजा खस करके फिर जो प्रोजेक्ट्स को जो इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर है फॉर द पर्पज़ ऑफ द डिटरमिंग द रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट द प्रेजेंट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन डिफरेंट years during the life of the project is composed and compared with the project worth of the streams of benefits expected over the life of the project। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि हम प्रपोज डिटरमिन करते हैं रिटर्न हमें कितना मिलेगा इस प्रोजेक्ट पर, और प्रेजेंट वर्थ को भी देखते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी करेगी डिफरेंट ईयर्स में, कितना इसमें तब्दीली आएगी और कितना हमें फ़ायदा मुनाफा आएगा या नहीं आएगा, कंप्यूट करेंगे और कंपेयर करेंगे फिर प्रेजेंट वर्थ के और प्रेजेंट के लिहाज से कि प्रेजेंट हम किधर खड़े हैं और हमने क्या सोचना है, और स्ट्रीमलाइन करेंगे हम अपने बेनिफिट्स को और लाइफ प्रोजेक्ट की वजह से एक्सपेक्टेशन के लिहाज से हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, ये है जी 3.2 ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वैल्यू टाइम की मनी की लिहाज से कितनी अहमियत का हामिल है। इसमें क्या है टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन philosophy of project appraisal it is necessary to have a clear idea of time value of money and its implication। यानी कि जो वैल्यू फिलॉसफी हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ मनी क्या है। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक क्या है कंपाउंडिंग, नंबर से कि क्या है बी डिस्काउंटिंग, ये दो होते हैं। सबसे फिर आगे हम चलते हैं 3.3 में ये क्या है प्रेजेंट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट्स। इसमें क्या है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन्वॉल्व डिस्काउंट प्रोसेस अराइजेस फ्रीक्वेंटली इन अप्रेजर्स प्रोजेक्ट्स, यानी अप्रेजर्स प्रोजेक्ट के करते हुए। फिर है either the amount of investment benefits varies from year to year or the same amount of investment benefit occurs for number of years। नंबर ऑफ ईयर्स में कितना जो है इसके बेनिफिट्स और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी ये हमें देखना चाहिए। फिर है द प्रोसेस ऑफ वर्थ आउट द प्रोसेस ऑफ वर्किंग out the present worth of cost benefit is two cases is silently different through the underlying rational is the same। यानी कि अंडरलाइनिंग अगर हम देखें वर्थ के जैसे कॉस्ट के बेनिफिट के वो कितनी स्लाइटली सेम है कि नहीं, इसको हम देखते हैं। एक क्या है वेरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या बेनिफिट, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी और उसके बेनिफिट क्या होगी। बी क्या है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट का कांस्टेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिट और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी। फिर है सी कैपिटल रिकवरी फैक्टर, कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या है। आगे हम चलते हैं 3.4 पे, ये क्या अप्रेजल, ये क्या इन दिस सेक्शन टू कंपोनेंट्स computational techniques used in project appraisals shall be इंट्रोड्यूस हम करने जाने वो क्या है तो
These purpose is to make an elementary presentation of these techniques to illustrate the underlying basic principle को follow कर वो क्या है ना ए बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस बेनिफिट पहले क्या करें कॉस्ट एनालिसिस का नंबर बी पे क्या है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हमें पता हो कितना हमें मिलेगा सी पे क्या है यूनिट कॉस्ट यूनिट एक चीज़ का यूनिट कॉस्ट कितना पड़ेगा फिर हमें देखना है बी डी पे पर यूनिट कैपिटल कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग फैकल्टी के पे जब फैकल्टी बनाए उस पर हमें कितना उस कॉस्ट हमारी की आएगी उसके कैपिटल कितना लगेगा उस पर इन्वेस्टमेंट पे ई हम देखें एनुअल पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी और एफ पे हम देखें स्लीवेज वैल्यू क्या है आगे स्टूडेंट्स क्या है नंबर 4 पे की इश्यूज इन अप्रेजल प्रोजेक्ट्स पे क्या है की इश्यूज इन अप्रेजल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग नंबर 1 क्या है नीड टारगेट एंड ऑब्जेक्ट्स नीड उसकी टारगेट्स नीड्स का पता हो टारगेट्स का हमें पता हो और ऑब्जेक्टिव्स का हमें पता हो नंबर 2 पे क्या है कॉन्टेक्स्ट एंड कनेक्शंस यानी हमें कॉन्टेक्स्ट का भी पता हो किस में हम उसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं और उसके कनेक्शंस आपस में उनके कनेक्शंस कितने हैं उन चीज़ों के कितने उन प्रोजेक्ट्स के आपस में वो भी हमें पता हो फिर हमें नंबर 4 पे क्या है नंबर 3 पे क्या है कंसल्टेशन भी का भी जो है डिपार्टमेंट हो ताकि हमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में हम कंसल्ट भी कर सकें रिजॉल्व कोई प्रॉब्लम करें और उसको सोल्यूशन लेके आगे बढ़े आगे क्या है नंबर 4 पे ऑप्शंस हमारे पास क्या हो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है ऑप्शंस को हम सॉल्व करके अपना जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करें आगे के इनपुट्स जो है हमें देनी चाहिए जिससे हमारे जो मसलों का हल हो इसमें हम डिसीजन मेकर से भी मदद ले सकते हैं बाहर से भी किसी की जो हमारे पास वैल्यू एडिशन उसे कर सकते हैं आगे क्या है 6 में क्या आउटपुट्स एंड आउटकम्स आउटपुट और आउटकम्स भी हमें देखने चाहिए इनसे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है और आउटपुट्स की में जो है हमें पैसे मिल रहे हैं कि नहीं और आउटकम्स है यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये अच्छे आगे जाके सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल फ़ायदा पहुँचा रहे ये हमारे अच्छे एम्बेसडर बन रहे हैं हमारी ब्रांडिंग करें हमारे स्कूल की या नहीं जैसे और जो है हमारी स्टूडेंट्स जो है हमारी एडमिशन है और पैसे का मुनाफा हमें हो स्कूल के अंदर आगे क्या है 7 में वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू जो हम कर रहे हैं उसका हमें फ़ायदा हो रहा है भी कि नहीं हो रहा फिर है इम्प्लीमेंटेशन हमारी हो रही है कि नहीं हो रही ये भी हमने देखना है स्टूडेंट्स हम देखते हैं की 4 में की इश्यूज़ इन अप्रेजल्स प्रोजेक्ट्स वो क्या है की इश्यूज़ वो क्या है रिस्क एंड अंडर अनसर्टेनिटीज़ रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ क्या है उनको हमें देखना है कि पता नहीं कुछ भी हो सकता है और टाइम जैसे कोविड आया उसमें हम एक क्लास से ऑनलाइन पे चले गए जो क्लासरूम में हम पढ़ते थे तो ये रिस्क हो गया एक तरीका कोविड में तो इस तरह से जो है और भी कोई जैसे कि कोई आने वाले वक्त में कोई फ्लड्स आ सकते हैं कुछ भी क्लाइमेट चेंज आ सकता है कुछ भी हो सकता है मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन हो सकती है तो या लड़ाई हो सकती है वॉर हो सकती है आने वर्ल्ड में World War 3 भी हो सकती है तो उसमें हमने रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इसके लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाने तो उसके लिए भी जो हमें प्लानिंग करने आगे है नंबर 10 ये है फॉरवर्ड स्ट्रेटजी इसी हिसाब से हम देखेंगे कि क्या बनाना है और किस तरह से अगर बंदा घर में भी बच्चे पढ़ें तो वो ऑनलाइन उनकी स्टडी जो है वो डिस्टर्ब ना उनकी तालीम का जो सिलसिला वो चलता जारी रहे और सारी रहे उसको हम देखने आगे क्या है 11 नंबर ये है सस्टेनेबिलिटी जो है सस्टेन चले सिस्टम ये रुके ना और चलता रहे सिलसिला पढ़ाई का आगे के नंबर 12 पे ये क्या चेकलिस्ट ऑफ फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल चेकलिस्ट की भी ये भी हमने एक वक्तन फवक्तन चेक करते नहीं क्या कमी है क्या पेशेंट को हमने टिक और क्रॉस करते रहना है अपनी लिस्ट में आगे क्या है नंबर 5 ये क्या अप्रिशिएट्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल ये क्या है एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्रेजल जो हमारा स्टूडेंट नंबर 5 है इसमें हमने देखना है 5.1 में ये है द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये क्या है इन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट द मेन क्वेश्चन इज वेदर द प्रोजेक्ट इज साउंड फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है ये टेक्निकल है और यानी इसको हमने देखेंगे द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफन इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ स्केल्स ऑफ द स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स को हमें मद्देनजर रखते हुए उसे इन्वॉल्वमेंट रखनी ताकि हम टेक्निकली एनालाइज कर सकें अपने प्रोजेक्ट को फिर है सो वी कैन से दैट टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट इज एम एट इंश्योरिंग द फॉलोइंग जो हम एम कर सकें और फॉलोइंग चीज़ों को हम मंडल सेल जो आ रहे हैं उनको हम देख सकें आगे क्या है 1 2 confirm the source of the project proposal nature of the studies फिर है include the feasibility studies फिर है undertaking benefits undertaking before the proposal and the
नेचर ऑफ द डिसीजन टेक बाय द रेलिवेंस अथॉरिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो है कंफर्मेशन में हो सोर्सेज की प्रोजेक्ट के प्रपोजल के साथ नेचर ऑफ स्टडीज़ के हिसाब से इन्वॉल्वमेंट फैसिलिटीज़ हो अंडरटेक हम करें प्रपोजल एंड नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग को भी हम मद्देनजर रखें कि रेलिवेंट अथॉरिटी को भी इन्वॉल्वमेंट करें ताकि हमारे डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके। फिर है नंबर सेकंड पे डैट द प्रोजेक्ट that the problem or the need to be resolved by the project has been clearly started। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है ये need to be clearly सॉल्व हो और ये इसका जो प्रोजेक्ट है हैज़ बीन क्लियरली स्टार्टेड हो। आगे हमारे पास स्टूडेंट चल रहा है, ये है 5.2, ये है द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे क्या है, ए डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के में डिमांड्स का ख्याल रखना है। फिर बी पे क्या है, रियल कॉस्ट टू बी इकोनॉमी, रियल कॉस्ट हमेशा इकोनॉमी रहेगी। और सी के इकोनॉमिक वैल्यू जो हमेशा जो है इसको हमने हमेशा याद रखना है। आगे क्या है स्टूडेंट, ये है 5.3, ये है द कमर्शियल एस्पेक्ट। कमर्शियल एस्पेक्ट को भी स्टूडेंट्स हमने याद रखना है। इसमें क्या है, द अप्रेजल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑफ द पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस टू रेलिवेंस अर्निंग एंटरप्राइजेस के हिसाब से जो है हमें कमर्शियल जो इम्पोर्टेंस को जो है वो हमेशा जो है अपने उनके अप्रेजल्स को जो है प्रोजेक्ट करते रहना है और एंटरप्राइजेस के हिसाब से जो हमें रेवेन्यू को अर्न करना है, इसमें इंपॉर्टेंस इसको देनी है। फिर द बेसिक क्वेश्चन हेयर आर वेदर द एडिक्वेट अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड फॉर बाइंग द मटीरियल एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द फैकल्टी and for obtaining required materials, services and utilization to operate the facilities and market the output। यानी कि हमने सबसे पहले देखना बेसिकली फैसिलिटीज़ जो है क्वांटिटी की अरेंज हैं कि नहीं है, और बाय करने मटेरियल और सर्विसेज को और कंस्ट्रक्ट करना है एक फैकल्टी के लिए, क्योंकि जब हम फैकल्टी कंस्ट्रक्ट करें उसके लिए हमें मटेरियल भी चाहिए, सर्विस भी लोग भी चाहिए, और उसके अलावा उसकी यूटिलाइजेशन भी हो रही है कि नहीं हो रही, या वो बेकार में हमें फैकल्टी बनाई है हो तो उसकी ऑपरेशनल को वैल्यू देना है और उसकी मार्केट के हिसाब से भी उसके हमने आउटपुट को उसका एज अ रिज़ल्ट उसको पे भी अरेंजमेंट करनी है अपनी, तभी ये जो है सही चलेगी फिर हमारी अप्रेजल्स की जो कमर्शियली। फिर है द कमर्शियल अप्रेजल्स ऑल्सो इंक्लूड द एन एवेल्यूएशन ऑफ द मार्केट डिमांड फॉर द आउटपुट एंड द एडिक्वेसी ऑफ मार्केटिंग चैनल्स के हिसाब से भी जो हमारा जो फैकल्टी हमने एवेल्यूएट की है उसकी डिमांड है कि भी नहीं, ये भी कमर्शियली हमें इसको भी चेक करना है इसके आउटपुट के हिसाब से। आगे बस है 5.4, ये है द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये क्या है, द अप्रेजल्स ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो प्रिलिमिनरी टू रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो रेवेन्यू भी प्रोड्यूस करेगा नहीं, इसका भी आपको खास ख्याल रखना है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। आगे है देयर आर टू बेसिक इश्यूज ऑफ कंसर्न फॉर फाइनेंशियल अप्रेजल द प्रोजेक्ट, तो बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे है जी 5.5, ये है द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स। ये क्या है, द अप्रेजल्स ऑफ द मैनेजमेंट एस्पेक्ट इज perhaps the most difficult one, partially become it an art of basis on personal experience and judgment के हिसाब से भी हमें इसे बनाना है और उसकी जजमेंट के बिना हमने आगे पास नहीं करना अपने प्रोजेक्ट को। On the one of the main difficulties areas from the limit concept of the रोल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प बाय द मैंने इसके बहुत ज़्यादा हेल्प मैनेजरियल भी होता है। फिर है इट इज़ फॉर द रीज़न दैट एक्सक्लूसिव अटेंशन इज़ पेड टू द डे बाय डे रीजनिंग ऑफ रिटर्न बिजनेस टू अटर neglect of some of the other aspects like marketing, labor relations and financial planning etc. Shortage of training and experienced managers in one of the main resources for poor results and development planning efforts, यानी कि प्लानिंग और एफर्ट्स के लिए मार्केट को भी देखना है और लेबर को भी रिलेशन देखना है, फाइनेंशियल प्लानिंग को भी देखना है और शॉर्टेज ना हो ट्रेनिंग होने में और इसका एक्सपीरियंस भी मैनेजर्स को, तो इसको भी मद्देनजर रखते हैं। आगे 5.6 हमारे पास ये है द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट। ये क्या है, द अप्रेजल्स ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट कंसर्न इट सेल्फ विद द क्वेश्चंस ऑफ द
organizational structure most suitable to the successful कैरी आउट टू द प्रोजेक्ट कैरी आउट प्रोजेक्ट के हिसाब से भी हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके प्रोजेक्ट को भी से क्वेश्चन करने और सूटेबल हिसाब से सक्सेसफुली प्रोजेक्टेड कर देना है जब हम अपना प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर रहे हो. फिर द अप्रेजल्स डील्स विद द क्वेश्चंस of organizations needs to bring the project upon the organizational stages and the organization needs themselves यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड भी हो ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस को भी हम ऑर्गेनाइज कर सकें जब हम ये प्रोजेक्ट को बना रहे हो. आगे 5.7 पे हमारे इन्वायरमेंटल एनालिसिस इन्वायरमेंट को भी खास तौर पे उसका ख्याल रखना चाहिए. डिपेंडिंग on the nature of the project it is important that the project is seen to comply with the various environment requirement as administered by the environmental management authority यानी कि environmental management authority को बहुत ज़्यादा अपनी उसको इन्वॉल्व करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के दरम्यान ताकि environment वेरियस एस्पेक्ट पे देखें ताकि आपको जब आप कोई प्रोजेक्ट करें तो आपको मसला ना हो जिसमें क्या है environmental aspects ऑफ द प्रोजेक्ट would have to address the include जिसमें हमें उन्हें इंक्लूड करना चाहिए. नंबर 1 पब्लिक हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को फिर नंबर 2 पे पब्लिक हेल्थ यानी हो और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो. नंबर 3 पे कंट्रोल ऑफ एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन यानी कि एक एयर पोल्यूशन होती है यानी कि कोई जहरीली हवा ना हो इर्द गिर्द जिससे जो है बंदा जो है वो मर सके. वेदर वाटर यानी कि पानी जो है साफ़ शफाफ हो वो उसमें जहर ना हो या इम्प्योर ना हो. लैंड पोल्यूशन यानी कि ज़मीन पे कोई पोल्यूशन ना हो जिसमें वो जो है ज़िंदगी और मौत के दरमियान वो कश्मकश में जो है वो परेशान हो. आगे नंबर 3 में मैनेजमेंट ऑफ द रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज प्लानिंग एंड एनिमल्स यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं. आगे 4 में कि एक इन्वायरमेंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू मल्टीपल यूज़ रिसाइकलिंग एंड इरोजन ऑफ कंट्रोल इसको भी ख्याल रखना है. नंबर 5 पे के कंजर्वेशन ऑफ यूनिक हैबिट्स को भी देखना है. फॉरेस्ट गेम रिसीव फॉर रेसर स्पीशीज एंड कल्चरल प्रिवेंशन इन चीज़ों का भी कल्चरल कोई प्रॉब्लम ना हो हैबिट्स यूनिक ना हो फॉरेस्ट की फटे ना और रस्ट ना हो स्पीशीज़ को भी रेयर स्पीशीज़ को भी खैर उनको ज़ाया नहीं होना. आगे हम चलते हैं 5.5 पे स्टूडेंट ये है सोशल एनालिसिस. ये क्या है सोशल एनालिसिस फोकस ऑन द 4 एरियाज इंक्लूडिंग बिलो. नंबर 1 क्या है द सोशल कल्चरल एंड डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट पॉपुलेशन यानी कि जो आपका सोशल और कल्चर और जो डेमोग्राफिक की करेक्टरिस्टिक उसको मद्देनज़र रखना है. इट्स साइज एंड सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड एथिक ट्राइब एंड क्लास कंपोजिशन ये कुछ चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है. फिर है नंबर 2 हाउ द प्रोजेक्ट पॉपुलेशंस हैज़ ऑर्गेनाइज इटसेल्फ टू कैरिड आउट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस होल्ड एंड फेमिलियर ability of laborers ownership of land and access to the कंट्रोल ऑफ रिसोर्स यानी कंट्रोल ऑफ रिसोर्स के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स का उनकी लेबर का ओनरशिप का और लैंड का जो है ख्याल रखना ताकि असेस करें एबिलिटीज़ का हाउस होल्ड को की स्ट्रक्चर को बनाते हुए. आगे नंबर 3 पे द प्रोजेक्ट्स कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी इसमें क्या इन अदर वर्ड्स इट कैपिटल बोथ फॉर adopting to and to for writing about describe change in people's behavior and in how they perceive their need. कैसे people का behavior और कैसे उनकी need को perceive करते हैं उसका भी हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए. उसको भी adoption पे हमें critical नज़र रखनी चाहिए तभी हम अपने project को progress कर सकते हैं. आगे नंबर 4 पे है the strategy necessary to elect commitment from the project population and to ensure their substance participation from the design throughout to successful implementation ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के हिसाब से भी इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन और मेंटेनेंस के हिसाब से ये किस तरह से इसको जो नेसेसरी जो है प्रोजेक्ट्स को पॉपुलेशन के हिसाब से सूटेबल बनाया जाए और पार्टिसिपेशन जो इन लोगों को किस तरह डिज़ाइन किया जाए जिसमें सक्सेसफुल जो है हमें आउटकम मिले. आगे 5.9 ये अक्रॉस कटिंग एनालिसिस में द अबव मेंशन principles of social analysis are equally relevant in appreciating the impact of cross
कटिंग इन इश्यूज़ में सच एज HIV एड्स जिसे हम कहते हैं, हम सबका बच रहे हैं, HIV एड्स जिसे हम सबको बच रहे हैं, और इसके बारे में ख्याल रखना है जो कि हम इससे इसकी बिना बचाव करें, यानी कि सावधान रहें और जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको एड्स ना हो। तो ये इसके लिए स्टूडेंट्स आपको मैं वैसे आगाह कर रहा हूँ, प्लीज़ एड्स से बचें और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करें ताकि अपने भी बचें और अपने साथी को भी बचाएं। तो और अपनी यानी कि घर वालों को भी इसके लिए आगाह करिए। तो ये है कंडम्स का प्लीज़ इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी जान बचा सकें, एड्स के मर्ज़ में ना मुबतला हों। आगे है एनवायरनमेंट, फिर है एंड जेंडर इश्यूज ऑन द विजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, जिसके हिसाब से विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के हिसाब से भी, और जेंडर इश्यूज़ को भी जो है हमने देखने में, मर्द और औरत के जो खुसरों के इश्यूज़ हो जाए वो भी ना उनको भी सॉल्व करना है। सब इंसान बराबर है, सबको एक जैसा हक है और एक जैसी उनकी इज्जत है, यही ख्याल रखना है इसमें, ये हमारे इसमें आता है। आगे है लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल्स, इसमें क्या देयर आर अ नंबर ऑफ शॉर्ट कमिंग इन द प्रोजेक्ट अप्रेजल्स टेक्निक्स डिस्क्राइब अबाउट द these should be fully recognized while using them as decision making tools. फिर some of these limitations are listed below. इसमें क्या नंबर है, quality of project analysis depend on the quality of data and forecast made above, यानी कि क्वालिटी इसमें प्रोजेक्ट का इसका फोरकास्ट हमने जो कि इसके डाटा पे उसको भी देखना है। उसमें क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट्स उसके देखना है। ओवर एस्टिमेटेड ऑफ द बेनिफिट्स एंड अंडर डिस्क्रिमिनेट ऑफ कॉस्ट आर क्वाइट कॉमन टू गेट प्रोजेक्ट अप्रूवल। प्रोजेक्ट अप्रूवल करने से पहले उसकी कॉस्ट बेनिफिट्स और उसके अनडिटर्मिनेट कॉस्ट को भी नज़र रखना है। इफ़ द एग्जीक्यूशन अप्रूवल ऑथोराइज एंड डिफरेंट, क्योंकि हर चीज़ की ऑथोराइज सही भी होती है, डिफरेंट भी। फिर इन Number 2, in view of the uncertainties about the future, it is impossible to quantify completely the risk through sensitivity analysis in one way to examine strategy or project against the future uncertainty. फ्यूचर्स को अनसर्टिनिटीज़ पे मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी कंप्लीट करने रिस्क को और उनको जो है ओवरकम करने के लिए हमने एनालाइज करना है और एग्जामिन करना है थ्रू जो है अपनी फ्यूचरिस्टिक सोचों के हिसाब से। आगे हम चल रहे नंबर 6 पे, ये है अप्रेजल्स ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये है as it is described about the project appraisal technique of the benefits cost analysis can only be applied in case where both cost and benefits quantified। इसमें क्या है, कॉस्ट और बेनिफिट्स जो है ना क्वान्टिफाई करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट। द आउटपुट ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम इज़ नॉट मार्केटेबल कमोडिटी, जो कि मार्केटेबल कमोडिटी है नहीं, इसलिए जो है इसके आउटपुट को एजुकेशन सिस्टम में हमने देखना है। Because of these constraints, project in social sectors emphasize social benefits lie to accrue from the project, such as more equitable, desirable of services, equality of opportunities, better income distribution, improvement in the qualities of life, एक्सेट्रा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोजेक्ट सोशल के हिसाब से बेनिफिट्स को जो है वो हमने जो है देखना है प्रोजेक्ट बनाते हुए। तो फिर अमानिल्लाह, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, और ये यूनिट हमारा चैप्टर नंबर 4 का जो कोर्स कोड है 8617 था, तो यहाँ पे आपको ये ख़त्म होता है। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, तो गुड लक टू योर और बेस्ट विशेज़ फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। तो फिर अमानिल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़।